हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम हमारी जो एमपीजी की सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने महाकौशल वाला जो रीजन है उसे डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसके पहले हमने बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा स्टेट, इन सारे स्टेट्स की डिटेल में स्टडी करी थी टिल 1947। ओके, अब जो हमारा आज का लेक्चर है हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्वालियर स्टेट के बारे में। ग्वालियर स्टेट की हिस्ट्री देखेंगे हम मेडाइवल पीरियड से लेकर 1947 तक। इसके अलावा जो एंशिएंट टाइम में ग्वालियर स्टेट था, उसके बाद में जो मेडाइवल टाइम में था, उन सारे पीरियड्स के बारे में हम ब्रीफली देखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। ग्वालियर स्टेट के बारे में हम जो कच्छ पगड़ डायनेस्टी है 12th सेंचुरी एडी तक की, वो हम डिस्कस कर चुके थे, डिटेल में हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे सिर्फ हम उन पर्टिकुलर पार्ट्स का रिवीजन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिड रीजन कौन से एरिया को हम कहते हैं। तो ग्रिड रीजन हम बेसिकली प्रेजेंट डे भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कहते हैं। आप ये जो मैप है इसमें आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर है और इसके आजू बाजू के ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सबको मिला के इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते थे ग्रिड रीजन। यदि हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमको प्री हिस्टोरिक पीरियड से एविडेंसेस देखने मिलते हैं, ह्यूमन स्कल्स मिलते हैं, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, उसके अलावा कुछ टूल्स, कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जिसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइम से लोग रहते थे। ठीक है, ग्वालियर को गुप्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमको प्री हिस्टोरिक मैन के एविडेंस मिलते हैं जो 40,000 से लेकर 5,000 ईयर ओल्ड तक के हैं। इसके बाद में मेनली ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है ये महाजनपद के टाइम अलग अलग स्टेट्स के इन्फ्लुएंस में रहा। उसके बाद में यहाँ की हम मेनली जो हिस्ट्री देखते हैं वो 3rd सेंचुरी एडी से लेकर 4th सेंचुरी एडी के बीच में, तब यहाँ पे नाग्स का रूल था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाग्स ऑफ पवाया प्रेजेंट डे प्लेस है ग्वालियर में, उसे पद्मावती कहा जाता था। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है जब हमने एंशिएंट मध्य प्रदेश पढ़ा था। तो यहाँ पे हम ब्रीफली देख लेते हैं। ये जो डायनेस्टी है ये कुषाण एम्पायर के डिक्लाइन के बाद और गुप्ता एम्पायर के राइज के पहले, इमर्जेंस के पहले इस डायनेस्टी का रूल था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, काफ़ी सारे फैक्ट्स इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुप्ताज के साथ इनके किस तरीके के रिलेशंस थे, किसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस थे, किसके साथ डिस्प्यूट्स थे, बैटल हुई थी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने नाग डायनेस्टी ऑफ पद्मावत के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। अब हम देखते हैं कि हमको ग्वालियर इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है ग्रिड रीजन में, जिससे हमको पता चलता है मिहिर कुल के बारे में। मिहिर कुल खून इन्वेडर थे जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे इंडिया में आए थे और इन्होंने काफ़ी बार इंडिया में अलग अलग रीजन पे अटैक करा था। तो मिहिर कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनका रूल था ग्रेट रीजन में, ये हमको ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डायरेक्ट एग्जाम में MCQ बन सकता है, उसके अलावा मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है मिहिर कुल, 3 मार्कर बन सकता है मिहिर कुल, तो आप उसमें ये डिटेल लिख सकते हैं। या 3 मार्कर में सीधे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन बन सकता है, तो फिर वहाँ पर भी आप ये डिटेल्स लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो मिहिर कुल थे उनका रूल रहा था यहाँ पे 535 AD के आसपास। ठीक है, ये हमको ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी, जिनका रूल 7th-8th सेंचुरी के AD के आसपास था, इसका भी इस पर्टिकुलर रीजन में इन्फ्लुएंस रहा था। ये हमको जो तेली का मंदिर है वहाँ से पता चलता है। ये जो मंदिर है ये मिहिर भोज ने बनवाया था, जो कि प्रतिहार किंग थे। ठीक है, इनके टाइम पे ही ये मंदिर बना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो चंदेल डायनेस्टी थी, इनके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस करा है बुंदेलखंड पढ़ते टाइम। इनका रूल था बुंदेलखंड वाले रीजन में। इन्होंने भी कुछ समय तक ग्वालियर वाले रीजन में रूल किया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इसके बाद में आती है कच्छ पगाड़ डायनेस्टी। कच्छ पगाड़ डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायनेस्टी का रूल था 10th सेंचुरी एडी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक। ये फ्यूडेटरीज थे चंदेल्स के। उसके बाद में तब चंदेल रूल वीक पड़ने लगा तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया।
ओके। कच्छपगाट डायनेस्टी के टाइम की कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पहले के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे तोमर्स ऑफ ग्वालियर। तोमर डायनेस्टी का रूल था ग्वालियर वाले रीजन में 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी AD तक। ये कंटेम्प्रेरी थे दिल्ली सल्तनत के। ये जो डायनेस्टी थी, इन्होंने रूल किया था ग्वालियर फोर्ट पे। ये फ्यूडेटरीज थे तुगलक डायनेस्टी के। तुगलक डायनेस्टी का रूल था अराउंड 320 से लेकर 1415 AD के आसपास तक, और इसी समय पे ये फ्यूडेटरीज थे तुगलक डायनेस्टी के। बाद में इन्होंने अपनी स्टेट को, इस पर्टिकुलर रीजन को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, 1390 के आसपास तब तुगलक डायनेस्टी वीक पड़ने लगी, तो उस समय इन्होंने ग्वालियर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसी साल अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट स्टेट। जो ये तोमर्स थे, इन्होंने काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी दिल्ली के अगेंस्ट, दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट। जो वहाँ पे रूल करते थे वो इस पार्ट पे रूल करने की बहुत बार कोशिश करते थे। तो यहाँ के जो रूलर्स थे, उन्होंने कई बार बैटल्स लड़ी फॉर देयर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत। इसके अलावा हम हिस्ट्री में ये भी देखते हैं कि जो दिल्ली स्टेट था, जो दिल्ली सल्तनत थी, उसके किंग बहलूल लोदी को ट्रिब्यूट पे करते थे तोमर किंग्स। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे सोर्स थे जिनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तोमर्स के बारे में। तो मेनली हमको इनके बारे में इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। जो तोमर डायनेस्टी थी, जो उनके अर्लीस्ट रूलर जिनके बारे में हमको पता है और जहाँ तक जिन्होंने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करा है, उनका नाम था वीर सिम्हा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट किंग है वीर सिम्हा, आप नाम याद रखिएगा। ये अर्लीस्ट तोमर रूलर कहलाते हैं। इसके बाद में इस डायनेस्टी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग है मानसिंह तोमर, जिनका रूल था 1486 से लेकर 1516 तक। ऑलमोस्ट 30 इयर्स इन्होंने रूल किया। इनके रूल के टाइम पे तोमर्स कुछ समय तक सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत में जिनका रूल था, उनके फ्यूडेटरीज थे, कई समय पे उनके अलाइज थे। कभी कभी फ्रेंडली रिलेशंस होते थे, तो कभी कभी उनके फ्यूडेटरीज होते थे। ये इन्होंने फेमस गुजरी रानी मृगनयनी से शादी करी थी और वो एक सेपरेट पैलेस में रहती थी, जो स्पेशली इनके लिए बनाया गया था और जिसका नाम था गुजरी महल। ठीक है, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किसने गुजरी महल बनवाया था, तो वो मानसिंह तोमर ने बनाया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने मन मंदिर महल भी बनवाया था इन ग्वालियर फोर्ट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राजा मानसिंह ग्रेट पैट्रन थे म्यूज़िक और आर्किटेक्चर के। इसके अलावा इनको ये भी क्रेडिट जाता है कि जब इनका टाइम पीरियड चल रहा था, इनके रेन के टाइम पे, सिकंदर लोदी किंग थे दिल्ली सल्तनत के और उन्होंने ग्वालियर पे अटैक करा था और इन्होंने मानसिंह तोमर ने उन्हें डिफ़ीट कर दिया था। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर लोदी को किसने डिफ़ीट किया था, तो मानसिंह तोमर ने डिफ़ीट किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड। अब आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें ये मन मंदिर महल है जो कि ग्वालियर फोर्ट में है। इसके अलावा ये जो है ये गुजरी महल है जो मानसिंह तोमर ने अपनी क्वीन के लिए बनवाया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोधी डायनेस्टी के बाद में जो ग्वालियर वाला जो रीजन था, ग्वालियर जो स्टेट था, यहाँ पे मुगल्स का इन्फ्लुएंस रहा टिल 1745 AD तक। मुगल्स के बाद में महदजी सिंधिया मराठा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट यहाँ पर इस्टेब्लिश करी। मेनली ये उज्जैन से रूल करते थे, बट ये जो ग्वालियर वाला रीजन था ये इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आता था। क्या नाम था इनका? महदजी सिंधिया। तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए। सिंधियास के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि दौलत राव सिंधिया, जिनका टाइम पीरियड था 1794 से लेकर 1827 AD तक का। 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई थी। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि एमपी के काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट इसी ट्रीटी के अंतर्गत ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर आए थे, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स को रिकग्नाइज़ किया गया था एज अ पैरामाउंट पावर इन इंडिया। ठीक है, और इसी समय से जो ग्वालियर वाला रीजन था वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आ गया।
1818 में सब्सिडरी अलायंस आया, उसके बाद में ब्रिटिशर्स का यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होल्ड हो गया और हम देखते हैं कि जो दौलत राव सिंधिया थे, इन्होंने अपनी जो फैमिली है उसके साथ ये उज्जैन छोड़कर ग्वालियर शिफ्ट हो गए और ये मेन सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन गई यहाँ की। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दौलत राव सिंधिया, इनका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि 3 मार्कर बन सकता है, MCQ बन सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दौलत राव सिंधिया। अब हम देखते हैं कि ग्वालियर स्टेट की क्या सिचुएशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो सिंधिया फैमिली थी उनका रूल था ग्वालियर पे इंडिपेंडेंस के पहले तक। तब हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तब तक ग्वालियर वाले रीजन में सिंधियास का रूल था। जो यहाँ के महाराज थे जीवाजी राव सिंधिया, उन्होंने एग्रीमेंट ऑफ एसेशन साइन करा था और जिसके थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ चुका था ग्वालियर स्टेट, लाइक अदर प्रिंसली स्टेट। ग्वालियर जो था, ग्वालियर स्टेट, उसे मर्ज कर दिया गया था अदर प्रिंसली स्टेट के साथ स्टेट ऑफ मध्य भारत में। और 1956 में तब मध्य भारत जो स्टेट था इसे मर्ज कर दिया गया मध्य प्रदेश में और ये ग्वालियर स्टेट न्यूली फॉर्म मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया। तो ये थी ग्वालियर स्टेट की सेपरेट हिस्ट्री। अब हम देखेंगे निमाड़ रीजन के बारे में। निमाड़ रीजन में यहाँ पे आता है खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। ये जो रीजन है हम इसको क्या बोलते हैं? निमाड़ रीजन बोलते हैं। ये जो रीजन है ये साउथ वेस्टर्न रीजन है मध्य प्रदेश का। इसका निमाड़ रीजन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे नीम के ट्री मिलते हैं। नीम ट्री के कारण इस पर्टिकुलर रीजन का नाम पड़ा निमाड़ रीजन। ये जो प्लेस है साउथ ऑफ विंध्यन रेंज पड़ती है। यहाँ से आप देखते हैं कि विंध्यन रेंज जाती है और ये साउथ ऑफ विंध्यन रेंज, और यहाँ से ये सतपुड़ा जो है वो इसी के बीच में जाती है और यहाँ पे जो राजपीपला जो पास है वो इसी रीजन में आता है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब ये जो सतपुड़ा रेंज है वो बाइसेक्ट करती है निमाड़ को 2 पार्ट में, अपर निमाड़ और लोअर निमाड़ में। ब्रिटिशर्स के टाइम की यदि हम बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये वाला जो रीजन था ये इनके नेलबुडा डिवीज़न का पार्ट हुआ करता था। सेंट्रल प्रोविज़न में जो नेलबुडा डिवीज़न था उसका पार्ट था निमाड़ रीजन। यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की बात करें तो वो खंडवा थी निमाड़ रीजन की, बट हम मुस्लिम पीरियड की बात करें, हम मुगल्स के टाइम की बात करें तो जो मुस्लिम्स की कैपिटल थी वो थी बुरहानपुर, स्पेशली खानदेश स्टेट की। खानदेश स्टेट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यदि हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो यहाँ की स्टेपल क्रॉप है कॉटन और मिलेट। ये मेनली जो निमाड़ वाला जो रीजन है, आप इस मैप के थ्रू देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इंदौर से लगा हुआ है। यहाँ धार है, यहाँ पे देवास है, तो ये मालवा रीजन के इन्फ्लुएंस में रहता था। आप एंशंट इंडिया से लेकर तब आप मेडाइवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो निमाड़ वाला रीजन था मेनली जिनका रूल मालवा वाले रीजन में रहता था, उन्हीं का इस एरिया में भी इन्फ्लुएंस रहता था। राजपूत का जो टाइम पीरियड था 7th सेंचुरी AD से लेकर 10th सेंचुरी AD तक, तब यहाँ पे चालुक्य, सोलंकी, परमार्स इन सब का रूल रहा है। मेडाइवल टाइम में यहाँ पे मुस्लिम रूल मेनली रहा है, स्पेशली खानदेश में। खानदेश में बुरहानपुर, इसके अलावा महाराष्ट्र का जलगांव वाला जो रीजन है वो मेनली आता था। ठीक है, खानदेश का जो मेन एरिया है जो मध्य प्रदेश में इंक्लूड हुआ है वो बुरहानपुर है और बुरहानपुर खानदेश की कैपिटल था। 1295 में जो खानदेश था वो चौहान रूलर्स ऑफ असीरगढ़ के अंडर आता था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो कौन का रूल था यहाँ पे 1295 में? चौहान रूलर्स का रूल था असीरगढ़ में। काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ ने दिल्ली की खानदेश वाले एरिया में रूल करा, बट जो मेन इस पर्टिकुलर रीजन की प्रॉस्पेरिटी का टाइम है वो मुगल्स के टाइम था। मुगल्स के टाइम पे बुरहानपुर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता था। अब हम 1370 से लेकर यदि 1600 AD तक की बात करें तो जो फारूक की डायनेस्टी थी उनका रूल था खानदेश वाले रीजन में और इनकी कैपिटल थी बुरहानपुर, और ये फारूक की डायनेस्टी ने ही असीरगढ़ फोर्ट बनवाया था।
ठीक है। जो मलिक राज जो किंग थे उनने फाउंडेशन रखी थी खानदेश की एज इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये इनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1370 के आसपास तब तुगलक डायनेस्टी का रूल चल रहा था और तुगलक डायनेस्टी का रूल वीक पड़ने लगा। उस समय पे खानदेश एज अ सेपरेट स्टेट इमर्ज होकर आया। उसके बाद में 1599 में जो अकबर की आर्मी थी उन्होंने कॉन्कर कर लिया खानदेश वाले रीजन को और कैप्चर कर लिया असीरगढ़ फोर्ट। और इस समय से जो खानदेश वाला रीजन था वो मुग़ल इन्फ्लुएंस में आ गया। ये जो टाइम पीरियड है ये खानदेश वाले रीजन की हाईएस्ट प्रॉस्पेरिटी का टाइम माना जाता है और मुगल्स का यहाँ पर 1760 तक रूल रहा। और अब हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो बुरहानपुर और जो असीरगढ़ था वो मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया और बाकी के जो रीजन थे खानदेश के वो महाराष्ट्र का पार्ट बन गए। ठीक है, तो यही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम भोपाल स्टेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।